हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर हम आते हैं। तो आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से करते हैं हम अपने सेशन को स्टार्ट। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक जो है ये हमारे गुरु नानक जी थे। हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, गुरु नानक जी जो हैं इन्होंने लंगर की भी स्थापना की थी, ये हमें ध्यान रखनी है। अगर गुरु नानक के जन्म के बात करें तो इनका जन्म जो है वो 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। ये हमारा डेट ध्यान रखिएगा। गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था, जो कि हमारे तलवंडी नामक जगह पे, जो कि हमारे अभी पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इन्होंने लंगर की स्थापना की थी, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब देखिए ऑप्शंस पे आते हैं। गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जो है ये हमारे सिख धर्म के 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर हमारे सिख धर्म के 9वें गुरु थे, ये हमें ध्यान रखी है। और इन्होंने असम और बिहार में जो है वो सिख धर्म को लोकप्रिय बनाया था। असम और बिहार राज्य में गुरु तेग बहादुर ने सिख धर्म को ये फेमस किया था, लोकप्रिय बनाया था। ऑप्शन सेकंड है हमारा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो है ये हमारे सिख धर्म के 6वें गुरु हो जाते हैं, जिन्होंने शाहजहां और जहांगीर के खिलाफ जो है इन्होंने युद्ध लड़ा था, जो कि हमारा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लड़ा गया था। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा गुरु अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव जो है ये हमारा 5th नंबर के सिख धर्म के गुरु हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों का कारण प्रभावित हुई है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये पंचवर्षीय योजना है, जो कि अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण जो है ये प्रभावित हुई थी। देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये हमारा 1961 से 66 के बीच में हुई थी, ये डेटा ध्यान रखिएगा। अगर इसके नेतृत्व की बात करें, तीसरी पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व जो है ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। अगर इसकी तीसरी पंचवर्षीय योजना को हम गाडविल योजना के नाम से भी जानते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि गाडविल योजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है 1962 ईस्वी में भारत चीन का जो युद्ध हुआ था वो भी हो रहा था, और उसी समय 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था, जो कि हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना के शासनकाल में ही हुई थी। अगर हम प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें, हमारा ऑप्शन ए, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये हमारा 1951 से 1956 के बीच हुआ था। देखिए, ये जो है हमारा फर्स्ट वाला, ये ध्यान रखिएगा, 1951 से 1956 के बीच जो है ये हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था। ये इसका नेतृत्व भी हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही किया गया था। अगर इसका मॉडल पूछे तो ये हमारे डोमर मॉडल पे आधारित था। अगर हम पंचवर्षीय योजना की बात करें, जो हमारा 5th नंबर का था, ये हमारा 1974 से 78 के बीच में हुआ था, ये हमारा इसका डेट है। इसका उद्देश्य जो था, जो पंचम पंचवर्षीय योजना है, इसका उद्देश्य जो था वो गरीबी, रोजगार और न्याय का उन्मूलन जो होता है, इन सब का जो है इसका उद्देश्य हमारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 दिसंबर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस हमारा 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ये जो है अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा हमारा मनाया जाता है। इसकी स्टार्टिंग की बात करें तो ये हमारा 1992 से मनाने का स्टार्ट किया गया था, जो कि हमारे UN के द्वारा ये मनाया जाता है। अल्पसंख्यक आयोग की बात करें, जो कि हमारा अल्पसंख्यक अधिकार दिवस हमारे अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा मनाया जाता है, तो उसकी स्थापना हमारा 29 जनवरी, ये डेट ध्यान रखिएगा, 2006 में जो है ये अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई थी, तो ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जीव शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
उपकला उत्तक, हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ये जो है ये संरक्षण, स्राव और अवशोषण का कारण है। हमारा उपकला उत्तक जो है ये संरक्षण भी करता है, स्राव भी करता है और अवशोषण भी करता है। ये एक शारीरिक उत्तक है। उपकला उत्तक जो है ये एक शारीरिक उत्तक है। ये आंतरिक और बाहरी शरीर के सतह पर रहता है। ये जो बाहरी भी रहती है और ये शरीर के आंतरिक भागों में भी हमारा उपकला उत्तक रहती है, तो इसे ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव रक्त का पीएच मान क्या है? तो मानव रक्त का पीएच मान जो है ये हमारा होता है 7.4। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। देखिए 7.4 जो है ये हमारा क्षारीय हो जाता है। यानी कि अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाए कि मानव रक्त जो है ये कैसा है, अम्लीय है या क्षारीय, तो आपको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षारीय, क्योंकि इसका जो पीएच मान है वो है हमारा 7.4। देखिए मैं डिटेल वाइज बताती हूँ। 7 अगर पीएच मान जो होता है वो 7 रहे तो उस पर जो होता है वो उदासीन रहता है। अगर 7 से कम हो, अगर पीएच मान किसी भी चीज़ का पीएच मान 7 से कम हो तो वो हमारा अम्लीय होता है। अगर 7 से अधिक हो तो वो हमारा क्षारीय होता है। तो नॉर्मल सी बात है, 7.4 है यानी कि 7 से ज़्यादा है, तो ये हमारा मानव रक्त जो होता है वो क्षारीय होता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोंकणी डैश की आधिकारिक भाषा है। तो कोंकणी जो हमारी भाषा है ये हमारी कहाँ की है? ये हमारा है दमन और दीव की। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए दमन दीव के अलावा अगर कोंकणी की बात करें तो ये हमारे गोवा में भी बोली जाती है कोंकणी भाषा। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे गोवा में जो है वो कोंकणी भाषा बोली जाती है। अगर भाषा की बात करें तो हमारी 8वीं अनुसूची में, हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है वो 22 भाषाओं का उल्लेख किया हुआ है, तो इसे हमें ध्यान रखना है। उसमें हमारा कोंकणी भाषा भी ऐड किया हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा क्या है? यानी कि बेकिंग सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है वो हमसे पूछा गया है हमारे क्वेश्चंस में। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NaHCO3। हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए इसे क्वेश्चन 2-3 तरह के पूछे जाते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र यहाँ पे पूछा गया है। कहीं कहीं क्वेश्चंस में पूछे जाता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो हमारा इसका नाम जो होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये ध्यान रखिएगा, इसका हमारा रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर इसके प्रकृति की बात करें, बेकिंग सोडा की प्रकृति की बात करें तो ये जो होती है वो हमारी क्षारीय होती है। ये अज्वलनशील होती है यानी कि ये जल नहीं सकती है। NaHCO3 ये जो है हमारे 1971 में, ये ध्यान रखिएगा 1971 में फ्रांसीसी एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम निकोलस लेब्लांक था। इनके द्वारा जो है ये सूत्र बताया गया था कि बेकिंग सोडा का सूत्र जो होता है वो NaHCO3 होता है। तो नॉर्मली क्वेश्चंस में यही पूछे जाते हैं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है और बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो दोनों चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। बढ़ते हैं हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमीबा के पादाव के लिए महत्वपूर्ण है। तो अमीबा के पादाव के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियंत्रण और भोजन। हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए अमीबा की अगर बात करें तो अमीबा जो है ये आकार बदलने की क्षमता रखती है। यानी कि इसे जैसा मन करता है अपने हिसाब से ये अपना आकार चेंज कर लेती हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ये द्विकोशिकीय जीव नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। भले ही ये आकार बदलती है लेकिन ये एक कोशिकीय जीव है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो है ये हमारा है CaSO4 हाफ H2O। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, CaSO4 हाफ H2O। देखें अगर पानी के साथ हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का मिश्रण करते हैं, पानी के साथ अगर इसका हम मिश्रण करते हैं तो ये हमें जिप्सम देती हैं, है ना, जिप्सम देती है। अगर जिप्सम का फॉर्मूला हमसे पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला हमारा हो जाता है CaSO4 2H2O। हमारा ये वाला जो है ये हमारे जिप्सम का फॉर्मूला हो जाता है और ये वाला हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। हमारा ऑप्शन सी जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये ध्यान रखिएगा। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है DNA के एक रज्जुक से आनुवांशिक जानकारी को RNA में अनुकरण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुलेखन। अनुलेखन जो है ये हमारे ये रज्जुक से आनुवांशिक जानकारी को RNA में अनुकरण करती हैं। इस प्रक्रिया को हम अनुलेखन कहते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा।
आशा करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।